आज हम वैदिक सभ्यता का स्टार्ट करेंगे। हिस्ट्री, एंशियंट हिस्ट्री चल रही है, तो मुझे लगा कि पहले का जो पाषाण वाषाण काल है उसको बाद में हम देखेंगे। उधर से ज़्यादा क्वेश्चन एक्चुअली पीसीएसजे में आते नहीं हैं, तो हम इधर से आते हैं, वैदिक सभ्यता से स्टार्ट करते हैं। तो इसके बारे में हम जानेंगे कि ये कहाँ विकसित हुई, कौन लोग थे जो यहाँ पे रहने आए या रहते थे, तो सारी जानकारी हम देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम। सिंध सभ्यता के बाद जो नवीन संस्कृति प्रकाश में आई, उसके विषय में हमें संपूर्ण जानकारी वेदों से मिलती है। पूरी जो जानकारी हमें वेदों से मिलती है, इसलिए इस काल को हम वैदिक काल या वैदिक सभ्यता कहते हैं। चूँकि इसके प्रवर्तक मतलब इसके जो उत्पन्नकर्ता आर्य माने जाते हैं, इसलिए इस सभ्यता को आर्य सभ्यता भी कहते हैं। वैदिक सभ्यता को आर्य सभ्यता भी कहते हैं। इसका जो टाइम रहा है 1500 से 1000 ईसा पूर्व, 1500 से 1000 ईसा पूर्व माना जाता है। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा देखते हैं। इसके वैदिक काल की जानकारी जो हमें मिलती है वो दो तरह के साक्ष्यों से मिलती है। पहला है पुरातात्विक साक्ष्य, पुरातात्विक, और दूसरा जो हमारा है उसको बोलते हैं साहित्यिक साक्ष्य। साहित्यिक साक्ष्य। तो जो पुरातात्विक साक्ष्य है और साहित्यिक साक्ष्य है, तो पुरातात्विक साक्ष्य है क्या आखिर? तो पुरातात्विक साक्ष्य इसमें ये माना जाता है कि जो खुदाई से सामानें प्राप्त हुई, ठीक है, तो वो पुरातात्विक साक्ष्य में आता है। इसमें खास करके हम कहते हैं धूसर मृत भांड, पेंटेड ग्रेवेयर, ठीक है। तो इसका मतलब पुरातात्विक साक्ष्य में बहुत सारी चीज़ें मिली होंगी, कुछ बर्तन भी मिले होंगे, कुछ हो सकता है खुदाई में अभिलेख भी मिले हों। तो इसमें सबसे पहले हमारा आते हैं हम इस पे, जो मृत भांड मिले हमारे, तो कभी कभी ये कहा जाता है धूसर मृद भांड है, मृत भांड नहीं है, मृद भांड है। मृद मतलब होता है मिट्टी और भांड मतलब बर्तन, ठीक। और धूसर मतलब होता है कि जो ग्रे कलर, लाइक जैसे मिट्टी का कलर होता है या खाकी कलर होता है, तो वो चीज़ होती है। तो ये हमारा जो मृत भांड, जो बर्तन जो मिले, वो किस कलर में थे? ग्रे कलर में थे। तो इसलिए इसको कहा जाता है कि धूसर मृद भांड। और साहित्यिक साक्ष्य जो हमें मिले हैं वो वेदों से मिले हैं। एक्चुअली हम चार प्रकार के वेदों के बारे में जानते हैं, तो उन वेदों से आगे हम वेदों की जानकारी लेंगे, पढ़ेंगे उसके बारे में। अब इसका थोड़ा सा, अगर हम जब भी हिस्ट्री पढ़ते हैं तो या फिर लिखते हैं, तो हमें कुछ चीज़ों का खास करके ध्यान देना होता है कि जब हम मेंस में राइटिंग करते हैं तो उनके बारे में कैसे कैसे क्या क्या लिखेंगे। तो हम लोग थोड़ा उस हेडिंग पे चर्चा कर लेते हैं, इसके बाद से आगे का देखेंगे कि अब हम देखते हैं कि वैदिक कालीन के जो लोग थे उनकी विशेषताएं क्या थीं। आखिर वो लोग कैसे रहते थे, क्या खाते पीते थे, उनका भौगोलिक क्षेत्र कहाँ तक था, राजनीतिक व्यवस्था कहाँ तक थी, प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी, सारा इसके बारे में देखेंगे। तो हम आते हैं, अब पहले कुछ हम बताते हैं कि हेडिंग मेंस में क्या क्या हमारी हो सकती है विशेषता में। तो पहला हमारा होगा, यहाँ पे हम देखेंगे कुछ लोग आर्य आखिर मूल निवासी थे कहाँ के, इस पे लेकर के बहुत सारे मतभेद हैं। तो मैक्स मूलर का एक कथन है कि मैक्स मूलर का कथन जो है या स्टेटमेंट जो है या सिद्धांत कह सकते हैं, वो सबसे ज़्यादा मान्य है कि मैक्स मूलर, इन्होंने कहा था कि जो आर्य थे वो मध्य देश के मूल निवासी थे। हालांकि इन्हीं का कथन जो है ज़्यादा चर्चा में रहता है और इन्हीं को ज़्यादा मान्यता भी दी गई है कि हाँ वो आर्य थे। लेकिन बहुत लोग इसको, जो आर्य थे, इनको मानते हैं कि जर्मनी से आए हुए थे, तो कुछ लोग दक्षिणी रूस से मानते हैं, कुछ सप्त संधव प्रदेश से मानते हैं,
और बाल गंगाधर तिलक की एक बुक है आर्कटिक होम इन दी वेदाज, आर्कटिक होम इन दी वेदाज। तो उसमें कहा गया है कि ये जो आर्य थे वो एक्चुअली ध्रुव प्रदेश से, उत्तरी ध्रुव प्रदेश से आए हुए थे। हालांकि इसको लेकर के बहुत सारे डिबेट होते रहते हैं, तो हम आगे देखते हैं कि आखिर मैक्स मुलर का लेकिन एक कथन कभी कभी पूछता है कि सबसे सिद्धांत मान्यता प्राप्त किसका सिद्धांत है, तो मैक्स मुलर का है। लेकिन कभी कभी आप लोग देखिए कि अगर, हालांकि ये थोड़ा सा टॉपिक से हट के हो जाएगा सब्जेक्ट के, कि अगर जो आर्य थे वो भारत के नहीं थे, तो ऐसा कहा जाता है कि आर्य संस्कृत बोलते थे और आर्य गाय जो होती हैं उसको सबसे बड़ा धन मानते थे। और इसके बाद से वो ऋग जो वेद हैं उन्होंने ही ऐसा माना जाता है कि उनके टाइम पे ही ये सब चीज़ें हुई हैं। तो संस्कृत तो कहीं और नहीं बोली जाती है, उसका तो जो उत्पत्ति जहाँ से मानी जाती है वो भारत ही माना जाता है। संस्कृत जहाँ से उत्पत्ति हुई या जहाँ के लोग बोलते हैं और कहीं नहीं बोलते हैं। हालांकि इस बात पे डिबेट करना इतिहास थोड़ा सा इतर हो जाएगा, लेकिन फिर भी कभी आप लोगों को सोचना चाहिए इन सब चीज़ों को लेकर के। फिर आते हैं हम अपने टॉपिक पे और इसका देखते हैं। पहले अगर जब हम लोग हिस्ट्री का मेंस लिखते हैं तो उसमें कुछ हेडिंगें होती हैं, जैसे अभी हम देखेंगे वैदिक सभ्यता की विशेषता क्या थी, तो विशेषता में हमारी क्या क्या हेडिंग हो सकती है। तो पहले किसी चीज़ की अगर हम विशेषता लिखते हैं तो उसके बारे में क्या क्या विशेष था, पहले हम लिख लेते हैं विशेषताएं। फिर इसके बाद से उसमें हम देखेंगे कि इसमें क्या क्या विशेषताएं थी, मतलब इनका राजनीतिक जीवन कैसा रहा है, इनका जो संघर्ष रहा वो कैसा रहा, भौगोलिक जीवन कैसा रहा, ये सब। तो पहले हम आते हैं इनके राजनीतिक जीवन और विस्तार पे। तो इनका राजनीतिक जीवन और विस्तार कैसा रहा, पहला हम हेडिंग डाल देते हैं राजनीतिक विस्तार। राजनीतिक विस्तार। तो राजनीतिक विस्तार में ऐसा कहा जाता है, एक इतिहासकार रहे हैं डॉक्टर जैकोबी, वो कहते हैं कि आर्य ने भारत पर कई बार आक्रमण किया और उनकी एक से अधिक शाखाएं भारत में आई। सबसे जो महत्वपूर्ण शाखा, जो सबसे महत्वपूर्ण कबीला वो भारत था, मतलब वो कबीला समझ के ही ऐसा कहते हैं कि आए। इनके शासक वर्ग का नाम त्रिशु था, इनके शासक वर्ग का नाम त्रिशु। मैं लिख देती हूँ थोड़ा सा, क्योंकि नाम में कभी कभी लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता है। तो वो जो नाम था वो था त्रिशु। तो बहुत लोगों ने बहुत कही हैं कि इनका विस्तार क्षेत्र कहाँ कहाँ तक रहा है। तो पहले हमें देखते हैं कि जब ये 1500 ईसा पूर्व में जब वे भारत आए तो उन्होंने सबसे पहले सप्त सिंधु प्रदेश में बसना प्रारंभ किया। सप्त सिंधु प्रदेश किसको बोलते हैं? इस प्रदेश में बहने वाली 7 नदियों का जिक्र हमें ऋग्वेद में मिलता है और ये नदियाँ थी सिंधु, सरस्वती, शतुद्री। कभी कभी पूछ लेता है इन नदियों के नाम भी, मैं बाद में प्रोवाइड करा दूंगी कि किसको क्या बोलते हैं। शतुद्री सतलज नदी को बोलते थे, विपाशा ब्यास नदी को, पुरुषड़ी रावी नदी को, विस्तता झेलम नदी को, अश्किनी चिनाव नदी। सिंधु नदी ये आर्थिक दृष्टि से एक महत्वपूर्ण नदी थी, इसलिए इसे हिरण्याणी नदी कहते हैं। वो लोग इसको बोलते थे या इसको बोला जाता था उस टाइम पे हिरण्याणी नदी। एक इसको बोला जाता था सिंधु नदी को। सिंधु नदी को बोला जाता था।
इसमें से कह सकते हैं कुछ अफ़गानिस्तान की नदियों का भी इसमें जिक्र मिलता है जो हमारे वेद हैं उसमें, और ख़ास करके ऋग्वेद में ये सब नाम मिले हैं, जिसमें है कुंभा काबुल नदी, क्रुभु कुर्रम नदी, गोमती गोमल, गोमती का नाम क्या है गोमल, और सुवास्तु, सुवास्तु कौन सी नदी स्वात। इन नदियों का जिक्र मिलता है, जो ये नदियाँ कहाँ बहती हैं, हमारे अफ़गानिस्तान में बहती हैं। तो इससे हमें पता लगता है कि ये जो इसका विस्तार क्षेत्र कहाँ तक था, अफ़गानिस्तान तक था। इसमें सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी को माना जाता है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि वैदिक काल में, खास करके ऋग्वैदिक काल में या फिर ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसको माना जाता है, तो सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी को माना जाता है। फिर इसके बाद से हम आते हैं इनका संघर्ष कैसा रहा, जो आर्य अगर यहाँ पे आए तो इनका संघर्ष कैसा रहा। आर्यों का संघर्ष गैरिक मृदभांड एवं लाल और काले मृदभांड वाले लोगों से हुआ। मतलब कि इनकी जो लड़ाइयाँ होती थी किससे होती थी, जो उन लोगों टाइप के जो बर्तन नहीं बना पाते थे। जैसे मैं बोली ना कि ये लोग जो मृदभांड हमारे जो मिले हैं साक्ष्य में, वो कैसे मृदभांड मिले हैं, धूसर, मतलब जिनका कलर मिट्टी के कलर का होता था। उनके बर्तनों के जो साक्ष्य मिले हैं वो मिट्टी के कलर, जो एक तरह से खाकी कलर बोल सकते हैं या ग्रे कलर बोल सकते हैं, उस कलर का वो लोग बर्तन बनाते थे। और उनकी लड़ाई किससे होती थी, जो उस कलर के बर्तन नहीं बनाते थे, या फिर जो लाल और काले मृदभांड वाले जो लोग होते थे। मृदभांड मतलब मैं आगे बताई, हालांकि मृद मतलब होती है मिट्टी और भांड मतलब होता है बर्तन, तो मिट्टी के बर्तन। तो काले जो मिट्टी के बर्तन बनाते थे लोग, या लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे, या फिर और भी किसी कलर के बनाते रहे हों, तो हालांकि 2 कलर का जिक्र मिलता है, तो उन लोगों से होता रहा है। अब फिर हम इसके बाद से आते हैं, ये लोग आखिर अगर बाहर से आए तो इन लोगों को विजय कैसे प्राप्त हुई, उनका कारण क्या था। तो एक हेडिंग हम डालेंगे कि आर्यों के विजय होने के कारण, आर्यों के विजयी होने के कारण, मतलब ये लोग क्यों जीतते गए यहाँ के लोगों से। विजयी होने के कारण क्या था, तो इसमें कारण ये रहा कि ये लोग घोड़े की जो रथें होती थी उससे चलते थे। कांसे के अच्छे उपकरण इन लोगों के पास थे, जो तत्व होता है कांसा, उसके बहुत अच्छे अच्छे उपकरण इन लोगों के पास थे। कवच भी थे, कवच को वो लोग क्या बोलते थे, वर्म बोलते थे। ठीक, ये लोग अक्षरतः, ये पूछा जाता है कि दुर्ग का प्रयोग करते थे। दुर्ग का प्रयोग सबसे पहले कहाँ पे मिलता है, आर्यों में ही मिलता है, कि आर्य जो थे वो दुर्ग का प्रयोग करते थे। और उस टाइम में दुर्ग को क्या कहा जाता था, पुर कहा जाता था। वे धनुष बाण का भी प्रयोग करते थे। और इसके बाद से ये जो बाण यूज करते थे, उनका जो सिरा होता था, मुख, उसके सींग का होता था, मतलब किसी भी जानवर के सींग का होता था, और दूसरा तांबा का होता था। इसके अलावा वो लोग बर्छी, भाला, फरसा और तलवार का भी प्रयोग करते थे। और दुर्गों को गिराने के लिए पुरचश्रणी, मैं लिख दे रही हूँ, ये एक यंत्र है जिससे वो लोग दुर्ग को गिराया करते थे। उस यंत्र का क्या नाम है, जिससे दुर्ग को लोग गिराते थे, उसका नाम है पुरचश्रणी। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में यही शब्द है, पुरचश्रणी। इसका प्रयोग ये दुर्ग गिराने में करते थे। दास एवं दस्यु, ये आप नाम सुनोगे आगे और हम बताएंगे। तो
दास और दस्यु आर्यों के शत्रु हुआ करते थे। मतलब सबसे ज़्यादा लड़ाई इन लोगों की यही हुई है। आप एक क्वेश्चन कभी कभी बनता है कि दसराग युद्ध किसके किसके बीच हुआ था और किस नदी के बीच हुआ था, तो पुरुषड़ी नदी के बीच हुआ था, और जिसमें कौन था, क्या जो युद्ध हुआ था सुदास और 10 जनों, वो जन जो थे, जैसे एक पहले इन लोग सबसे छोटी इकाई जो होती थी वो कुल होती थी, अभी भी हालांकि वो है, और इससे जब कई कुल मिलते थे तो ग्राम बनते थे, कई ग्राम मिलते थे तो विश्व बनते थे, कई विश्व मिलते थे तो जन बनते थे, और कई जन मिलते थे तो एक राष्ट्र बनता था। ऐसे इन लोगों का राजनीतिक व्यवस्था थी, कैसे इन लोग राज करते थे और कैसे कैसे इन लोगों में उन लोगों की व्यवस्था कैसे गवर्न होती थी, इसके बारे में बताया गया है। तो जो दसराग युद्ध हुआ था वो सुदास और 10 जनों के बीच में, जो कौन कौन थे जन थे, पुरु था, यदु था, तुवर्ष, अनु, द्रुहु, अनिल, पक्थ, भलानश, पिशाड़िनी और शिव। ये जो क्वेश्चन बस प्री में ऐसा पूछता है कि दसराग युद्ध किसके किसके बीच हुआ था, तो सुदास के बीच और 10 जनों के बीच हुआ था, यही एक क्वेश्चन पूछता है। और किस नदी पे ये हुआ था, तो पुरुषड़ी नदी। पुरुषड़ी नदी को क्या बोलते हैं, रावी। रावी नदी जो थी है या फिर उस टाइम पे रही, तो उसको पुरुषड़ी नदी बोलते थे। ये इन लोगों के बीच में लड़ा गया। कुछ समय के बाद पराजित जो राजा था, मतलब ये जो सुदास और 10 जनों के बीच जब लड़ाई हुई, तो इसमें सुदास की विजय हुई, और इसके बाद से जो कुछ टाइम बाद जो पराजित राजा था, पूर्व और भारत के बीच उस जो मैत्री संबंध स्थापित कर लिया। और इससे जो चीज़ें, मतलब अगर मैत्री संबंध होते थे तो कैसे होते थे पहले, या तो दोनों घरों के बीच में शादी हो, या फिर अपना कुछ ऐसा काम हो जैसे शादी ब्याह, या फिर दोस्ती हो जाती थी, या फिर एक राजा दूसरे राजा को किसी भी तरह से सहायता प्रदान करता था युद्ध में, तो ऐसे दोस्ती होती थी। तो उस टाइम पे इन लोगों में संबंध, मैत्री संबंध स्थापित हुए, और इससे जो मतलब वंश आया उसको कुरु वंश के नाम से जाना जाता है। कबीले को जन भी कहा जाता है। कबीले जन का प्रशासन कबीले का मुखिया करता था। मतलब जो जन जो मतलब जैसे ये कई जब गांव मिलते थे तो विश्व बनता था, और जब कई विश्व मिलते थे तो जन बनता था। तो उसका प्रशासन कबीले का मुखिया करता था, जिसको राजा भी कहा जाता था, राजन भी कहा जाता था। जो उस टाइम तक वंशानुगत राजा, मतलब कि हाँ वो है, फिर इसके बाद से उसका पुत्र होगा, फिर उसका पुत्र, ये परंपरा चलती थी। राजा को कई नाम से जानते थे उस टाइम पे, जनस्य या गोपा और पुरियत्ता भी कहते थे। कबीले के लोग स्वेच्छा से राजा को कर देते थे। ऐसा नहीं था कि उस टाइम पे ज़बरदस्ती, जोर ज़बरदस्ती कि नहीं हमको कर चाहिए, वो अपने मन से जिसको जितना होता था वो कर देता था। और जो कर, वो कर को, उस कर को क्या बोलते थे जो राजा को दिया जाता था, वली बोलते थे। जो कर राजा को दिया जाता था वो वली। ये पूछता है कि वली क्या है, तो वैदिक टाइम पे लगाया गया कर। कर को हम लोग क्या बोलते थे, वली बोलते थे। फिर ऋग्वेद में जो हमारा मिलता है, पूर्वपथ ऋषि का उल्लेख मिलता है, जो प्रायः दुर्गों को, हालांकि मैं पहले बताई हूँ, दुर्गों को गिराने का एक यंत्र हुआ करता था। और उस टाइम के जो गुप्तचर हुआ करते थे, ये कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि गुप्तचरों को क्या बोलते थे, या फिर इसप, एक सेकेंड, सॉरी, इशप नहीं, इपश है, इपश। ये क्या बोलते थे, गुप्तचर को बोलते थे, गुप्तचर को बोलते थे। ये पूछता है कि गुप्तचर को क्या बोलते थे, या फिर इपस किसको बोलते थे, तो वो गुप्तचर हुआ करते थे। इसमें 2 प्रकार की सभाएं होती थीं। एक तरह से कह लें कि जिसका नाम था सभा और समिति।
मतलब जैसे इस टाइम पे है ना कि राज्यसभा लोकसभा, एक तरह से मैं एग्जाम्पल के लिए बोल रही हूँ, हालांकि वो थोड़ा इतर हो जाएगा, ये बिल्कुल ही इतर थी। तो इसमें दो चीज़ों का उल्लेख मिलता है, सभा और समिति का। सभा जो है इसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। तो इसमें सभा में क्या होता था कि इसमें श्रेष्ठ लोग या फिर जो बड़े परिवार से लोग होते थे उन लोगों की ये संस्था हुआ करती थी। सभा में भागीदारी करने वाले लोगों को सभेय कहा जाता था। जो उस सभा में पार्टिसिपेट करते थे उनको क्या कहा जाता था? सभेय। मैं लिख दे रही हूँ इसको, पार्टिसिपेट करने वाले लोग सभेय, सभेय कहा जाता था। इसके सदस्य श्रेष्ठ जन होते थे, जो मतलब बड़े बड़े जनों के लोग होते थे, वो लोग हुआ करते थे, जिसे सुजान कहा जाता था। जो श्रेष्ठ लोग होते थे जनों के, उनको क्या उनको सुजान कहा जाता था। अथर्ववेद में सभा को एक स्थान पर निरिष्टा कहा गया है। कभी कभी पूछ देता है कि अथर्ववेद में निरिष्टा किसको कहा गया है? तो सभा को कहा गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? अनुल्लंघनीय, जिसका उल्लंघन नहीं किया जा सके। अर्थात इससे हमें क्या समझ में आता है कि इसे जो सभा अगर कोई निर्णय ले रही है तो आप उसको किसी भी हाल में मानेंगे, उससे आप मुकर नहीं सकते हैं। इसके जो सदस्य हुआ करते थे, सभा के जो मेंबर जितने भी हुआ करते थे, उसको पितरः बोला जाता था, मतलब पिता कह करके संबोधित किया जाता था। और इसके जो सभा के जो निर्णय हुआ करते थे वो आप उसका उल्लंघन नहीं कर सकते थे। जैसे इस टाइम पे कभी कभी आप देखे होंगे हमारे वेस्ट यूपी या हरियाणा साइड में खाप पंचायत चलती है, शायद कुछ वैसा ही रहा होगा, हालांकि हम उसको नहीं कह सकते हैं इसको बिल्कुल कि वही है, लेकिन थोड़ा सा वैसा ही कुछ रहा। फिर एक और समिति नाम से एक और सभा हुआ करती थी, और इसमें कुछ जो प्रतिनिधि थे वो भी वहाँ के लोग ही रहते थे, लेकिन जो वहाँ के प्रतिनिधि यहाँ पे तो इलेक्ट होकर के आते थे, यहाँ पे सेलेक्ट होते थे। समिति में राजा खुद सेलेक्ट करता था, और इसके बाद से उसको पूरा ये राइट था कि वो वहाँ से, मतलब अगर किसी को सेलेक्ट किया है तो उसको वहाँ से रिजेक्ट भी कर दे, मतलब हटा भी दे। ये राजा के पास अधिकार होता था उस टाइम पे समिति में। और समिति के अध्यक्ष को पति या ईशान कहा जाता था, मतलब जो समिति का हेड हुआ करता था उसको क्या कहते हैं? ईशान। कभी कभी ये पूछ देता है हम लोगों को। आई थिंक एक मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रही थी 10 वर्ष का, तो उसमें पूछा था ईशान कौन हुआ करता था वैदिक काल में। ईशान किसको बोलते थे? जो समिति का अध्यक्ष होता था। अध्यक्ष किसका? समिति का। समिति के अध्यक्ष को हम लोग ईशान बोलते थे। सॉरी, हम लोग नहीं, उस टाइम के लोग ईशान बोलते थे। फिर ऐसे समिति जो थी एक गैर राजनीतिक विषयों पर भी चर्चा इसमें हुआ करती थी। जैसे एक तरह से हम कह लें कि गांव में जो छोटी मोटी पंचायत होती है, तो उस पर किसी मुद्दे पे बात होते होते उससे अलग भी बातें होने लगती हैं। तो कुछ ऐसा ही इसमें हुआ करता था कि मतलब किसी मैटर पे बात हो रही है और होते होते कहीं और बात पहुंच गई, तो फिर उस मैटर पे भी बात होने लगी। लेकिन सभा में ऐसा कुछ भी नहीं होता था, और सभा में बिल्कुल सिंसियर लोग रहा करते थे, और उस चीज़ को जो वो जजमेंट देते थे उसको फॉलो करना होता था। ऐसे ही एक और संस्था थी विदथ करके, एक और संस्था थी विदथ। इस संस्थाओं का नाम पूछता है कि ये क्या करती थी, या फिर इन पे आप एक कमेंट लिखिए, ऐसा कुछ पूछ देता है। विदथ। विदथ क्या है कि ऐसी वो विदथ संस्था सैनिक और असैनिक तथा धार्मिक कार्यों से संबंध रखती थी। मतलब जो धर्म का काम होता था
या फिर कोई जो लड़ने वाले लोग जो क्षत्रिय लोग रहते थे उससे, या फिर जो नहीं भी लड़ने वाले हैं उससे, इससे रखती थी, वो ताल्लुक़ रखती थी ये संस्था। ऋग्वेद में इसका 12 नहीं 22 बार उल्लेख मिलता है। विदेथ जो थी ऐसी संस्था थी जो युद्ध में लूटी गई वस्तुओं अथवा उपहार और समय समय पर मिलने वाली भेंटों की सामग्रियों का वितरण करती थी। मतलब इसका विदत का काम क्या था? बंटवारे का। विदत एक तरह से क्या कह सकते हैं? बंटवारे का काम करती थी। बंटवारे का काम विदत करता था। और किस चीज़ का बंटवारा करती थी? जो अगर युद्ध में कोई राजा हार गया है तो वहाँ से जो प्रॉपर्टी मिली है उसका, या फिर कोई राजा या फिर कोई व्यक्ति उपहार दे रहा है तो उसका, या फिर गांव के लोग भी अगर कोई भेंट करते थे राजा को तो वो उस चीज़ों का वितरण करते थे। इसमें स्त्रियां भी भाग लेती थी, ऐसा नहीं था कि सिर्फ पुरुष रहते थे, इसमें औरतों का भी उतना ही योगदान रहता था जितना कि पुरुषों का रहता था। इस प्रकार से हम एक चीज़ यहाँ पे कह सकते हैं कि सभा, समिति, विदत और परिषद, ये जो 3-4 हमारी संस्थाएं थी उस टाइम पे वैदिक काल में, राजतंत्र में सहायता के रूप में काम करती थी। एक और संस्था थी जिसका नाम कुछ जगह मिलता है, उसका नाम था भागदूद। मैं लिख दे रही हूँ, उस संस्था का नाम था भागदूद। भागदूद। इस संस्था का काम क्या था कि जो विशिष्ट अधिकारी जो राजा के अनुयायी के मध्य बलि का समुचित बंटवारा एवं कर का निर्धारण करता था। मतलब जो ये ऐसे होते थे, ऐसे अधिकारी होते थे भागदूद ऐसे अधिकारियों को कहा जाता था जो राजा के अनुयायियों के मध्य, मतलब जो राजा को मानने वाले लोग थे और उनको बलि के या कुछ भेंट देते थे। यहाँ पे बलि का मतलब बकरे वाला नहीं है, भेंट से मतलब है कि कोई भेंट दे रहा है तो उसका बंटवारा और कर का निर्धारण कि किसको कितना कर लगेगा उसका निर्धारण करते थे। प्रशासनिक इकाई में आते हैं तो इसमें हम सबसे इम्पॉर्टेंट प्रशासनिक पहलू को जानने से पहले इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस पूछता है, तो थोड़ा सा ध्यान से इसको पढ़ेंगे। वैदिक काल में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई कुल या गृह या घर होता था। मतलब सबसे छोटी इकाई प्रशासन की क्या होती थी? घर होती थी। घर से ही राजनीति शुरू होती है, सबको पता है। इसके बाद से उसके ऊपर गांव होता था। मतलब जब कई घर मिलते थे तो गांव बनता है, तो उसके ऊपर की इकाई गांव होती थी। उसके ऊपर विस होता है। जैसे एक समझने के लिए हम कहें कि विस किसको इस टाइम पे बोलेंगे, तो जो ग्राम सभाएं होती हैं कि नाम पड़ता है, जो प्रधानी इलेक्शन हम लोगों क्या होता है तो कहते हैं इस ग्राम सभा के हैं, इस ग्राम सभा के हैं, तो उस ग्राम सभा को उस टाइम पे क्या बोलते थे? विस बोलते थे। फिर उसके ऊपर क्या आता था? जन आता था। जैसे ग्राम सभा मिल करके कई ग्राम सभाएं मिलती हैं तो क्या बनता है? हमारा एक डिस्ट्रिक्ट बनता है। तो वैसे ही उस टाइम पे क्या, उसको डिस्ट्रिक्ट को एक तरह से समझने के लिए सिर्फ क्या बोलते थे? जन बोलते थे। ये सबसे बड़ा होता था। अब हम लोगों के यहाँ का थोड़ा सा कुछ गांव लेकर के 2-3 गांव लेकर के ग्राम सभा नहीं, वो तब बड़ा रहा होगा उस टाइम पे। फिर ऋग्वेद में जन शब्द का उल्लेख 275 बार आया है, जबकि जनपद शब्द का उल्लेख एक बार भी नहीं हुआ है। विस शब्द का उल्लेख 170 बार हुआ है। अगर प्रशासनिक इकाई पे अगर कमेंट करने को आता है तो ऐसे हम लिखेंगे। अब राजनीतिक ढांचा थोड़ा सा हम देख लेते हैं ऋग्वैदिक भारत का। तो सबसे पहले क्या हमने बताया? प्रशासनिक ढांचे में क्या आएगा कि कुल आएगा। कुल किसको? कुल। इसके बाद से ग्राम, इसके बाद से विश, फिर इसके बाद से
जन, इसके बाद से राष्ट्र। ठीक, तो ये पूछता है कि विष किसको बोलते थे, जन किसको बोलते थे। विष और जन ही खास करके पूछता है, कोला और ग्राम तो सारे लोगों को पता ही रहता है। फिर इसमें देखेंगे कि थोड़ा सा और इसको डिटेल में जान लेते हैं। कुल का मुखिया कुलपति कहलाता था, ग्राम का शासक ग्रामीणी कहलाता था, गांव का शासक क्या कहलाता था, जो प्रधान होता है उस टाइम क्या कहलाता था, ग्रामीणी कहलाता था। और विष ग्राम की बड़ी प्रशासनिक इकाई थी, इसका शासक विषपति कहलाता था। मतलब विष का शासक क्या कहलाता था, विषपति कहलाता था। जन काबिलाई संगठन था, मतलब ये जो जन होता था उस एक कबीले का संगठन हुआ करता था, इसका शासक मुख्य पुरोहित करता था। मतलब इसका शासक नहीं, शासन होगा, इसका शासन कौन करता था, जो उस कबीले का पुरोहित होता था वो करता था। और इन्हीं के नाम पर आगे जनपद बने। राष्ट्र शासन की सबसे बड़ी इकाई थी, इसका शासक कौन होता था, राजा। जन का कौन होता था, पुरोहित। विष का विषपति, ग्राम का ग्रामीणी, और कुल का घर का मुखिया। और उस टाइम पितृ सत्तात्मक सत्ता थी, तो कौन होता था, घर का जो पिता होता रहा होगा वो। फिर इसके बाद से हम आते हैं इसके न्यायिक व्यवस्था पे, कि उस टाइम की न्यायिक व्यवस्था कैसी थी। ऐसे ही हेडिंग में जब हम लोगों का डिटेल मेंस में लिखने को आता है कि वैदिक काल के बारे में लिखिए, या फिर वैदिक काल पे टिप्पणी कीजिए, या फिर जो भी है वैदिक काल से रिलेटेड, तो ऐसी हेडिंग हम लोगों को लिखना कंपलसरी हो जाता है। अदरवाइज हमारे नंबर बहुत डिटेल जितना हम चाहते हैं कि इतना एक्सपेक्ट करते हैं उतना नहीं हो पाता है, जितना लिखेंगे उतना ही। तो हालांकि अगर जुडिशरी से है तो हम लोगों को तो न्याय व्यवस्था ज़रूरी है लिखना। तो उस टाइम की न्याय व्यवस्था कैसी थी, न्याय, ये जो जितनी हेडिंगें हैं ना, ये पूरा जब तक हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ेंगे, या फिर एंशिएंट हिस्ट्री क्या, कोई एंशिएंट मिडल मॉडर्न जब भी पढ़ते हैं और हमको जब डिटेल में लिखना होता है, तो हम लोगों को ये सारी हेडिंगों, मतलब ये सेम हेडिंगें रहेंगी, थोड़ा बहुत अंतर करके। क्योंकि उस टाइम हर टाइम के धार्मिक जीवन के बारे में जानना है आपको, हर टाइम के उद्योग के बारे में जानना है, हर टाइम का आर्थिक जीवन कैसा था, न्यायिक व्यवस्था कैसी थी, सामाजिक जीवन कैसा था। तो ये एक प्रॉपर, अगर आप इन हेडिंगों को ध्यान से अगर थोड़ा सा समझते हुए याद कर लेंगे तो आगे मुझे लगता है कि लिखने में काफ़ी आसानी हो जाती है। तो हम आते हैं अब न्याय व्यवस्था पे। न्याय व्यवस्था धर्म पर आधारित होती थी। राजा कानूनी सलाहकारों और पुरोहितों की सहायता से न्याय करता था। मतलब अकेले ही डिसीजन नहीं लेता था वो, वहाँ पे वो एडवाइज़र रखा करता था, और जो पुरोहित थे वो दोनों लोग मिल करके राजा को सजेस्ट करते थे कि हाँ ये होना चाहिए या फिर ऐसे होना चाहिए, तो उस हिसाब से वो न्याय करता था। चोरी डकैती जो मतलब इस टाइप के जो भी अपराध थे उनका उल्लेख मिलता है, इन सब ऋग्वेद में मिलता है। इसमें पशुओं की चोरी सबसे अधिक थी, जिसे पड़ी लोग करते थे। मतलब जो पशुओं की चोरी करते थे उनको क्या कहा जाता था, ये पूछ सकता है, पड़ी। पड़ी किसको बोलते हैं, पड़ी कौन हुआ करते थे, पशुओं की चोरी करने वाले लोग। पशुओं की, हालांकि अच्छे से नहीं लिखा पा रहा है, थोड़ा सा स्क्रीन सही नहीं है तो समझिएगा आप लोग। पशुओं की चोरी करने वाले, ठीक। जो पशु की चोरी करते थे उसको क्या बोलते थे, पड़ी बोलते थे। इसमें अधिकांश युद्ध गाय को लेकर के होता था। मतलब कि इससे क्या समझ में आ रहा है कि गायों की सबसे ज़्यादा चोरी हुआ करती थी, और उसी को लेकर के सबसे ज़्यादा युद्ध हुआ करते थे। ऋग्वेद में युद्ध का पर्याय गविष्ठ है। मतलब अभी जो बोली मैं ना कि सबसे ज़्यादा गायों की चोरी होती थी और गायों के लिए ही युद्ध होता था।
इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि ऋग्वैदिक काल में मृत्यु दंड की प्रथा का कहीं पे भी उल्लेख नहीं मिलता है कि उस टाइम पे मृत्यु दंड दिया जाता था। अपराधियों को शारीरिक दंड एवं जुर्माने की सज़ा दी जाती थी। और एक इन लोगों में प्रथा थी देर देय, मैं लिख दे रही हूँ, इस प्रथा का नाम था देर देय। एक प्रथा इन लोगों में हुआ करती थी देर देय। देर देय मतलब होता है बदला चुकाने की प्रथा। तो उस टाइम पे भी क्या थी, बदला चुकाने की प्रथा का प्रचलन था। एक व्यक्ति को सतदाय कहा जाता था, मतलब ये लोग मृत्यु दंड का जो सज़ा थी, मृत्यु दंड की जो सज़ा थी वो लोग नहीं देते थे। क्यों नहीं देते थे? क्योंकि ये लोग मानते थे कि एक व्यक्ति की जो ज़िंदगी होती है, अगर उसकी हत्या कर दी जाए तो 7 गायों की हत्या के बराबर है। अर्थात उसके जान की कीमत कितनी है, 7 बोल रहे हैं, 100 गायों के। तो उसमें क्या कहा गया है, सतदाय। सतदाय शब्द का यूज होता है, तो सतदाय मतलब होता है 100। तो इसमें मृत्यु दंड की सज़ा क्यों नहीं दी जाती थी? क्योंकि ये लोग मानते थे कि एक व्यक्ति की जान की कीमत लगभग 100 गायों की हत्या के बराबर है। इसलिए ये लोग मृत्युदंड की सज़ा नहीं देते थे। हत्या का दंड द्रव्य के रूप में दिया जाता था। सूद का भुगतान वस्तु के ऊपर किया जाता था। ठीक, दिवालिये को ऋणदाता का दास बनाया जाता था। ये समझ रहे हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो दिवालिया हो जाता था, वो जो जिसका ऋण लिया रहता था उसका क्या बनाया जाता था, दास। इसका मतलब कि उस टाइम पे दास प्रथा थी। पुत्र संपत्ति का अधिकारी होता था। इस टाइम पे 2005 में जो अमेंडमेंट आया है उस टाइम पे नहीं था। उस टाइम पे स्त्रियों को नहीं मिलता था, प्रॉपर्टी का मालिक लड़का ही होता था। फिर आते हैं इसके सामाजिक जीवन पे। सामाजिक जीवन, एक सेकेंड, स्क्रीन सही नहीं है, थोड़ा सा अगर दिक्कत होगी तो आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। सामाजिक जीवन, चलो यार, सामाजिक जीवन वो ना है, मैनेज कर लीजिएगा आप लोग। वैदिक समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल होती थी, हालांकि वो हम लोग पहले भी पढ़े हैं। ऋग्वेद में कुल शब्द का उल्लेख नहीं मिलता है। परिवार के लिए गृह शब्द प्रयुक्त हुआ है, मतलब जो हम लोग कुल बोलते हैं, कुल शब्द का वहाँ पे प्रयोग है ही नहीं, वहाँ पे गृह शब्द का है। कई परिवार मिलकर ग्राम या गोत्र तथा कई ग्राम मिलकर क्या बनाते थे, विष बनाते थे। विष का निर्माण एवं कई विष मिलकर जन का निर्माण करते थे। ऋग्वेद में जन का लगभग 275 बार तथा विष शब्द 170 बार प्रयुक्त हुआ है। जन 275 और विष शब्द जो आया है 170 बार हुआ है। ऋग्वैदिक समाज जो था कैसा था, अभी हम आगे बोले हैं, पितृसत्तात्मक था, क्योंकि वहाँ पे वो जो मुखिया होता था, पिता होता था, तो पितृसत्तात्मक था। पिता ही परिवार का मुखिया होता था। ऋग्वेद में कुल उल्लेखों से पिता के असीमित अधिकारों की पुष्टि होती है। जो ऋग्वेद है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिली हैं जिससे ये समझ में आता है कि जो पिता का अधिकार हुआ करता था वो कैसा हुआ करता था, बहुत ही मतलब अनलिमिटेड होता था। पिता चाहे तो कोई भी डिसीजन ले सकता था। ठीक, सामाजिक जीवन हम पढ़ रहे हैं, हेडिंग हमसे मिट गई, जीवन। फिर वो ऋग्वेद से हमें ये भी पता मिलता है कि पिता ने एक मादा भेड़ के लिए 100 भेड़ों का वध करने के कारण उसे अंधा बना दिया था। मतलब का एक जगह मिलता है कि एक पिता जो थे, मतलब उनके अधिकारों की
जो सीमा थी अनलिमिटेड थी। इसका एक प्रूफ ये है कि एक पिता थे एक मादा भेड़ के लिए। अब भेड़ को क्या हुआ था इसका डिटेल नहीं मिलता है, लेकिन एक मादा भेड़ थी जिसके लिए 100 भेड़ों का उन्होंने वध कर दिया था। वध नहीं, सॉरी, अंधा बना दिया था। उन भेड़ों को अंधा बना दिए थे। इसके बाद से हम आते हैं इनके आर्थिक जीवन पे। ये सामाजिक जीवन रहा, मतलब पितृसत्तात्मक परिवार था। और इसके बाद से इसमें जो कुल होता था, सबसे छोटी इकाई फिर परिवार या कुल, और इसके बाद से ग्राम, फिर विश्व, फिर जन, फिर राष्ट्र, ऐसे होता था। और पितृसत्तात्मक होने के नाते इसका एक उदाहरण मिलता है। पिता के जो अधिकार हुआ करते थे वो अनलिमिटेड थे। इसका एक प्रूफ कहाँ मिलता है, जो एक मादा भेड़ के लिए उन्होंने भेड़ों का वध कर देने के एक भेड़, जो मादा भेड़ थी उसको मार दिया गया था, जिसके लिए उन्होंने क्या किया था, 100 भेड़ों को अंधा बना दिया था। ठीक, अब आते हैं हम आर्थिक जीवन पे। आर्थिक जीवन, इस पे जब हम क्वेश्चन बनाएंगे ना तो शायद ज़्यादा समझ में अच्छे समझ में आ जाएगा जब हम इस पे क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो ऐसे शायद कभी कभी कुछ बातें ऐसे डिटेल से एक बार पढ़ने से नहीं आ पाती हैं। तो आर्थिक जीवन में क्या है कि इन लोगों, ऋग्वेद में आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या हुआ करता था, पशुपालन और कृषि, जिसका विवरण हमें वेदों में मिलता है। ऋग्वेद की सभ्यता क्या थी, ग्रामीण सभ्यता थी। इस वेद में गव्य एवं गतिव्य शब्द चारागाह के लिए प्रयुक्त हैं। मतलब 2 शब्द इसमें चारागाह के लिए क्या प्रयुक्त होता था, मैं लिख दे रही हूँ शब्द को। जो चारागाह होता है उसके लिए क्या शब्द प्रयोग होता था, गव्य, गव्य, और क्या, गव्यत। एक किसके लिए दोनों शब्द प्रयोग होते थे, चारागाह के लिए, चारागाह। इस काल में गायों का प्रयोग मुद्रा के रूप में भी होता था। इसके बाद से हम आते हैं, इस काल में गाय का प्रयोग मुद्रा के रूप में भी होता था, जिसमें भेड़, बकरी आदि जो हुआ करती थी। मतलब गाय का प्रयोग तो मुद्रा के रूप में होता था, उसके अलावा भी भेड़, बकरियां भी ऐसे दी जाती थी। और इसका भी जिक्र हुआ है। हाथी, बाघ, बत्तख, मतलब श्रेष्ठ क्या माना जाता है, गाय को माना जाता था। बाघ, बत्तख, गिद्ध, ये सब जो जंतु या फिर पक्षी थे, आर्य लोग इससे परिचित नहीं थे। धनी व्यक्ति को गोपत कहा जाता था। ये पूछता है कभी कभी कि धनी व्यक्ति को क्या कहे, जो मतलब धनी व्यक्ति उस टाइम किसको माना जाता था, जिनके पास बहुत सारी गायें हुआ करती थी, तो वो माना जाता था धनी व्यक्ति। तो उसको धनी व्यक्ति को क्या कहते थे, गोपत। गोपत किसको बोलते थे, धनी व्यक्ति, धनी को। ठीक, राजा को गोपति कहा जाता था क्योंकि वो सबसे धनी होता था, इसलिए उसको गोपति कहा जाता था। और ये समय की माप के लिए गोधुली शब्द का प्रयोग किया जाता। जो इस टाइम हम लोग गोधुली शब्द यूज करते हैं वो उस टाइम से ही प्रचलित है। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि गोधुली जो टाइमिंग है वो किस टाइम को बोलते हैं, गोधुली टाइम। दूरी के माप के लिए गवयतु शब्द मिलता है, गवयतु, इसको हम लिख देते हैं दूरी के माप के लिए, गवयतु। गवयतु ये किसका मापक था, दूरी का, गवयतु दूरी का मापक था। और इसके बाद से गाय को सबसे पवित्र माना जाता था और अघन्य कहा जाता था। गाय विनिमय का मुख्य साधन थी, मतलब जो लेन देन हुआ करता था उसका मुख्य साधन गाय ही थी। जैसे आप देखेंगे कि वहाँ पे जो अगर दान भी दिया जाता था तो गाय का शुभ माना जाता था। और अगर किसी को लेना देना, जैसे हम लोगों में बहुत कुछ चीज़ें दी जाती है तो उस टाइम पे गायों को ही दिया जाता था।
इनका धार्मिक एवं सामाजिक अधिक महत्व था। मतलब धार्मिक जो महत्व था उससे ज़्यादा इनका सामाजिक महत्व था। किसका? गायों का। और फिर इसके बाद से ऋग्वेद की संपत्ति का मुख्य रूप गोधन था। ये पूछता है कि सबसे बड़ा धन किसको मानते थे या फिर सबसे अधिक किसको तवज्जो दिया जाता था, तो गोधन को, मतलब गाय का धन जो होता था, गाय, एक तरह से गाय का धन मतलब गाय। पुरोहित को गाय और दासियां ही दक्षिणा में दी जाती थी। उस टाइम से ये प्रचलित है कि जो पुरोहित हुआ करते थे उनको गाय और दासियां दक्षिणा के रूप में दी जाती थी। दान के रूप में भूमि न देकर दास दासियां ही दी जाती थी। मतलब ये सब नहीं दिया जाता था कि ज़मीन जायदाद ले लो, गाय दान में दी जाती थी और दासियां। वैदिक काल में राजा भूमि का स्वामी नहीं होता था, वह विशेष रूप से युद्धकालीन स्वामी होता था। इसका मतलब ये कि वो जब युद्ध होता था तो सबसे आगे राजा ही रहा करता था।